ग्रीटिंग्स। मेरा नाम डॉक्टर मनोज शर्मा है। मैं श्रिम्प फार्मर हूँ, सूरत गुजरात से, इंडिया से। श्रिम्प फार्मिंग की जो परिस्थिति है, जो अभी पूरे देश और दुनिया में चल रही है, उसके लिए अपन बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत का, इंडिया का श्रिम्प फार्मिंग में क्या रोल है। पूरी दुनिया में करीब 60 से 70 लाख टन झींगा पकड़ा है और मेजर शेयर है दो देशों का, इंडिया और इक्वाडोर का। इंडिया फार्म गेट पे जो लाइव वेट है करीब हम 10 लाख टन तक पहुंच गए हैं और जो पिछले 7-8 साल में जो बहुत उभर के जो देश आ गया है वो इक्वाडोर, जो कि करीब 15 लाख टन का। अब विश्व में जो झींगा का मार्केट है 60 से 70 लाख टन का, लेकिन जो इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, जो अमेरिका, चाइना जैसे दो बड़े देश जो खाते हैं, उसी के ऊपर पूरे श्रिम्प फार्मिंग नेशंस डिपेंड है, खास करके इंडिया भी और इक्वाडोर, अमेरिका और चाइना के मार्केट। अब अमेरिका, चाइना और यूरोप और दूसरा थोड़ा बहुत मिडिल ईस्ट में देखो तो करीब 30-35 लाख टन जैसा झींगा मार्केट में कंज्यूम होता है, जिसको आप इंटरनेशनल मार्केट बोलो, होटल, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया बोलो, बड़े मार्ट्स बोलो, ये सब में कंज्यूम होता है। और करीब 35 से 50% डोमेस्टिक कंट्रियों में भी कंज्यूम हो जाता है कि चाइना बहुत खुद का प्रोड्यूस चाइना खुद ही खाता है, और इंडोनेशिया में भी, वियतनाम में भी, थाईलैंड में भी, मलेशिया में भी 50 से 60% लोकल मार्केट है। लेकिन हमारे देश में लोकल मार्केट बिल्कुल नहीं, कंजम्पशन बहुत कम है। इक्वाडोर में तो है ही नहीं, वो बहुत छोटा देश है। तो हमारे दोनों देश जो करीब 25 से 26 लाख टन झींगा पका रहे हैं, उनका एक ही मात्र है कि इंटरनेशनल मार्केट में उसको बेचना, एक्सपोर्ट करना। और आप देख रहे हो कि पूरे दुनिया में खाने वालों की संख्या उतनी नहीं बढ़ रही है जितना उत्पादन हर साल बढ़ रहा है। मैं 30 साल पहले श्रिम्प फार्मिंग में आया था तो अपना देश करीब 70-80 हजार टन झींगा पकाता था और पूरी दुनिया 12 से 15 लाख टन पकाती है। अब हमारा देश ही खुद 10 लाख टन पका रहा है, दुनिया 70-80 लाख टन पका रही है। तो कितना बड़ा सप्लाई बढ़ गया है। और खाने वाले 800 करोड़ लोग हैं, उनमें से आप पकड़ो 100 ग्राम भी पकड़ो तो हमारे पास और सप्लाई मोर है। ये अलग बात है कि ऑलरेडी सप्लाई ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है। अब सिचुएशन देखो, इंडिया की बात करते हैं। हम 2010 तक मोनोडॉन कंट्री थी, 70-80 हजार टन झींगा पकाते थे। जैसे ही 2010 में बेनामी आया, हम दिन दुगुना रात चौगुना बेनामी श्रिम्प फार्मिंग को बढ़ाते गए। मोनोडॉन में 150-200 दिन लगते थे क्रॉप को, इसमें तो 90 दिन, 120 दिन में झींगा पक रहा था। और खूब पूरी इंडस्ट्री ने बहुत धूमधाम तरक्की करी। और जिसको मैंने कहीं मेरे कार्यक्रम में बोला कि बेनामी सुनामी आने के जैसा है कि हम 2010 में 1 लाख टन, 2012 में 2 लाख टन, 2013 में 3 लाख टन, ऐसा करते करते 17-18 में हम 7-8 लाख टन पहुंच गए। लेकिन जैसे प्रोडक्शन बढ़ा 2017 के बाद, हमको इसके बीमारियों का भी सामना करना पड़ा, वाइट स्पॉट का, वाइट फीसेस का, वाइट गट का, EHP का। और फार्मर्स का फेल्योर रेट बढ़ता है 25% से 30%, 45% तक फेल्योर बढ़ता है। अब ये फेल्योर बढ़ने से उत्पादन खर्च किसानों का बढ़ा और इंटरनेशनल में भाव कम हुआ। तो 2017 से 2020 तक जो डिसीज ने जो असर किया आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, वेस्ट बंगाल में, सभी जगह, तो किसानों के फेल्योर रेट बढ़ गए, उनका उत्पादन खर्च बढ़ गया, उनको फार्म गेट प्राइसेस कम मिली, यानी प्रॉफिट मार्जिन कम होता गया। और उसके बाद आया महासंकट, बहुत बड़ा संकट, कोविड का। 2 साल पूरी इंडस्ट्री जहाँ की वहाँ रुक गई, एक्सपोर्ट रुक गया, मार्केट बंद हो गए। उसका कहीं सारा असर पड़ा। जो किसान इंडस्ट्री बेनामी आने के बाद 2 पैसे देखे थे, वो एकदम वापस माइनस हो गए, पिछले 8-10 साल पीछे चले गए। गुजरात की तो ऐसी हालत हो गई कि 58,000 टन झींगा पकता था, वो सीधा आ गया 12,000 टन पे। इतना असर पड़ा। आंध्र प्रदेश तो फिर भी सर्वाइव कर गया कि तो वहाँ ही सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहाँ करीब 500 हैचरीज है, 1000-1200 प्रोसेसिंग हाउस है, वेयर हाउसेस है, कोल्ड स्टोर्स है। सीड का प्राइस 30 पैसा है, फीड का प्राइस 80-90 रुपये है, इलेक्ट्रिसिटी 1.5 रुपये है। तो आंध्रा के कंपेयर में अदर स्टेट्स का उत्पादन खर्च ज़्यादा ही, 80 रुपये, 50 रुपये ज़्यादा। तो वो एक अलग समस्या। कोविड में हम निकले ही 2022 में, 23 में थोड़ा कुछ इंडस्ट्री अच्छा करना चालू किया तो यूक्रेन वॉर चालू हो गया, यूक्रेन रशिया का वॉर चालू। यूक्रेन रशिया के वॉर में सबसे ज़्यादा फिर किसी को नुकसान हुआ तो किसानों को नुकसान हुआ, फार्मर्स को नुकसान हुआ। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कि भाई ये पूरी इंडस्ट्री का बैकबोन
किसान है, श्रिम्प फार्मर है, ये बचेगा, ये कमाएगा तो पूरी वैल्यू चेन में पूरी इंडस्ट्री कमाएगी। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को समझ रहे हैं। डिसीज आया तो किसान मरा, कोविड आया तो किसान मरा, यूक्रेन रशिया के वॉर में किसान की तकलीफ हुई। अब उसके बाद अमेरिका जो हमारा 50% मार्केट है, ट्रम्प साहब ने टेरिफ और ट्रबल बढ़ा दिया, 58% तक ड्यूटी लेके गए। 2025 उसमें बिगड़ा। अब जब हमारे सरकार ने बहुत सारा अच्छा काम समझाने के बाद, कई दिनों के परिश्रम के बाद, चर्चाओं के बाद अमेरिका सरकार को मना के ड्यूटी रिड्यूस करके 26% पे लाई, लोगों में थोड़ा एनर्जी आई, किसानों को लगा कि भाई चलो अब आप अच्छे दिन आएंगे, कुछ और अच्छा होगा। कि आप देख रहे हो महीने भर से इजराइल अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया। आज सवेरे की न्यूज़ मैंने पढ़ा तो क्रूड ऑयल 50% 100% बढ़ने वाला है। अब ऐसे वॉर सिचुएशन में फिर क्या होगा? फ्यूल प्राइस बढ़ेंगे तो फीड प्राइस बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन प्राइस बढ़ेगा, एनर्जी कॉस्ट हम पे बढ़ेगा। हम पूरे 100% एक्सपोर्ट पे डिपेंड है, इसीलिए सी फ्राइट बढ़ेंगे। 8,000 10,000 डॉलर तक कंटेनर का रेट जाएगा। तो ये पूरा असर फिर वापस वही होगा कि किसानों को कम रेट मिलेगा। जो किसान 40 से 50% बीमारियों की समस्या से जूझ रहे हैं, ऑलरेडी उनको इतना उस पर असर हो रहा है, उसके बाद पिछले 7-8 साल से हर बार तालाब में माल डालने के बाद दिन का चैन, रात की नींद खराब करना, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अब हमको मालूम नहीं है कि आगे और क्या होने वाला है, ऐसे कहीं क्या 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 समस्या आने वाले हैं। तो एज ए किसान, एज ए इंडस्ट्री एक्सपर्ट, मेरे दिमाग में 10 साल से चर्चा चल रही है। मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, कहीं लोग मुझे अलग अलग देशों में बुलाते हैं बात करने के लिए। तो मैंने देखा है दुनिया में कि भाई हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी है, वो हमारे लिए आज घातक बन गई है। सिर्फ 2 देश को, अमेरिका चाइना यूरोप, अमेरिका चाइना यूरोप। अब हमको मालूम है क्या कि ये वॉर चालू होने वाला था? हमको अभी कोई भविष्यवाणी है क्या कि अगले रोग क्या आने वाला है? मेरे कई दोस्त हैं इंडस्ट्री में जो मेरे से शायद एक मत नहीं है, या वो मानते नहीं है कि डोमेस्टिक मार्केट का इंडिया में पोटेंशियल है। बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं कि अरे डॉक्टर शर्मा क्या बात कर रहे हो, हमारी तो पूरा इंडस्ट्री का डिजाइन एक्सपोर्ट का है। हमारे पूरे प्रोसेसिंग हाउस, हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा सब कुछ तो एक्सपोर्ट के ऊपर है। तो डोमेस्टिक मार्केट में कौन मेहनत करेगा? अरे भैया, मैं तभी तो बोल रहा हूँ, सबकी दिमाग की खोपड़ी खोलो। हमारा पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन एक्सपोर्ट का है, तभी तो ये चैलेंजेस की समस्या आ रही है। पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट का ही तो प्रॉब्लम आ रहा है, और हम वही बात बोल रहे हैं कि आवर स्ट्रेंथ इज फॉर एक्सपोर्ट। अरे वही तो हमारा वीकनेस हो गया है। जिस देश के अंदर 150 करोड़ लोग हैं, 75% नॉन वेजिटेरियन है, करीब 100 करोड़ के करीब लोग। अरे सैटरडे संडे कोई बर्थडे पे, कोई पार्टी पे 500 ग्राम झींगा खाएंगे तो हमारे देश में काया पलट जाएगी। कई लोग मुझे बोलते हैं कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा। अरे 2015 से मैं चिल्ला रहा हूँ, झींगा लाला डोमेस्टिक मार्केट। देखो शर्ट तक आत्मा पे, दिल पे, दिमाग पे सिर्फ झींगा लिख दिया मैंने। 10 साल से एकांकी लड़ाई सिंगल लड़ रहा हूँ, डोमेस्टिक मार्केट, झींगा लाला डोमेस्टिक मार्केट। आज मुझे 10 साल हो गए। अगर से कुछ लोग समझते, अरे मेरे को सही समय पे साथ देते, तो आज शायद अलग परिस्थिति होती। जिस देश के अंदर दूध उत्पादन के लिए दूध 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 का नारा दिया, तो अमूल और डेयरी मूवमेंट ने पूरी दूध की नदियां बहा दी। बीवी राव साहब ने संडे हो या मंडे रोज खाए अंडे का नारा दिया। आज कहां पहुंच गई पोल्ट्री इंडस्ट्री? हमारा 5% एक्सपोर्ट नहीं होता, 90% कंजम्पशन, 95% कंजम्पशन इस देश में हो जाता। दूध 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 बोले, पूरा दूध विश्व का सबसे नंबर 1 दूध उत्पादक है। क्यों? तो डोमेस्टिक मार्केट का सपोर्ट मिला। पोल्ट्री क्यों बढ़ा हुआ? डोमेस्टिक मार्केट का सपोर्ट मिला। हम जैसे झींगा की बात करते, बहुत कॉस्टली है, ये एक्सपोर्ट के लिए, हमारे लिए नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास कोल्ड चेन नहीं है, लॉजिस्टिक नहीं है। अरे भैया, भारत की सरकार बोल रही है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोल रहा है कि हमारे देश के अंदर 160 लाख टन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 160 लाख टन मीठे पानी की मछली बनती है, उत्पादन होता है और खा जाते हैं हम।
आंध्रा से अगरतला और केरला से कश्मीर तक जाती है। जो जिस देश के अंदर 160 लाख टन मच्छी खा जाती है फ्रेश चिल फॉर्म में, वो देश में लाखों लाख टन झींगा नहीं बिक सकता। ये कहां की मानसिकता है, कहां की सोच है ये? हमको इस सोच के ऊपर काम करना पड़ेगा, खास करके किसानों को जो मुझे सुन रहे हैं। मैं किसान हूं, मैं अपने तालाब में 10 तालाब डोमेस्टिक मार्केट में जा जाके बेच के सैटरडे संडे को, जो गुजरात के अंदर 180 रुपए नहीं मिलता था 100 काउंट का, 4 साल के मेरे मेहनत के बाद आज 100 काउंट का 300 रुपए मिल रहा है। मैं एक्सपोर्ट से ज्यादा उसमें कमा रहा हूं। हम कब तक बहाने बनाते बैठे? आप मेरा एक छोटा सा फॉर्मूला सुनिए। हमारा देश 10 लाख टन झींगा पका रहा है। 40% फार्मर का फेलियर रेट है, मीन्स 8 ग्राम से 10 ग्राम से 12 ग्राम तक का झींगा व्हाइट स्पॉट में, व्हाइट गड में, दूसरे प्रॉब्लम्स में क्रैश हार्वेस्ट हो रहा है। जो किसानों का 100-150 रुपए भी मिल नहीं रहा है उसको। जो किसान के पास 10 तालाब है, 3 तालाब उसके फेल जा रहे, 7 तालाब में एक्सपोर्ट प्राइस कम मिल रहा, तो बेचारा अच्छे दिन कब देखेगा? तो मैं सिर्फ वही बोल रहा हूँ कि जो देश के अंदर 2-3 लाख टन है, जो किसान मजबूरी में हार्वेस्ट कर रहे हैं और डंप कर रहे हैं मार्केट, उसी के लिए काम करो। वो 2 लाख टन 3 लाख टन के लिए मार्केट करो। जिस गुजरात में, जिस सूरत में सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोग हैं, 7-8 साल पहले वहां सैटरडे संडे कभी 200-300 किलो माल बिकता नहीं था, भैया आज 10-10 टन बिक रहा है। कोविड के बाद एक चीज अच्छी हुई कि लोगों को हेल्थ का अवेयरनेस आया, लोगों को हेल्दी फूड खाने का अवेयरनेस आया, प्रोटीन खाने का अवेयरनेस आया। हमारा देश बहुत जवान देश है, 60-65 साल की उम्र के तो हमारे पास कितने लोग हैं? आप देखो 2-3 साल से पोल्ट्री के सेल्स देखो। कोविड के बाद अगर से सबसे ज्यादा मार्केट किसी का डेवलप हुआ अपने देश में, तो अंडों का मार्केट डेवलप हुआ। पिछले 3 साल में पोल्ट्री में जो भी एक सप्लायर्स है या एक प्रोडक्शन वाले है, उनकी दिन दुगना रात चौगुना चांदी हो गई। 5 रुपए का अंडा आज 8-8.5 रुपए में बिक रहा है। तो हुआ ना, अंडा अवेलेबल था बोल के लोगों ने खाया नहीं। जो एक्सपोर्ट का माल हमारा यूएसएफडीए, यूरोपियन अप्रूव, हाईली ट्रेसेबल सुपर क्वालिटी का झींगा है जो एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें हमारे देश के किसान और हमारे श्रिम्प फार्मिंग इंडस्ट्री तकलीफ से गुजर रही है। अगर से इतना अच्छा प्रॉन, इतना अच्छा श्रिम्प हमारे लोगों को खाने को मिलेगा, तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। कब तक हम डिपेंड करेंगे, कब तक भविष्यवाणी करेंगे? कितनी बार हम ज्योतिष भविष्य देखते रहेंगे कि भाई कब मार्केट सुधरेगा, कब ये वॉर सिचुएशन सुधरेगी? होते रहने वाला है ये तो। अब 200 देश है, आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, पीस बनाते रहेंगे, दोस्ती यारी करते रहेंगे, ये समस्या तो चलती रहेगी। लेकिन पिछले 10 साल के रिकॉर्ड में 2018 के बाद 50-60% भारत के झींगा किसानों ने पैसा बनाया और कमाए। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को विनंती करता हूँ, सब भूल जाओ एक बार का। चुप डिबेट के लिए कि भाई एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, कुछ होने वाला नहीं है डोमेस्टिक मार्केट का, ये तो खाली कल्पना है, और मनोज शर्मा पागल है, कुछ भी बोलते रहता है डोमेस्टिक मार्केट डेवलप। मेरे किसान भाइयों, मेरे खुद के 100-150 तालाब है। मैं पिछले साल 500-600 टन माल लोकल मार्केट में बेचा, और मैंने अपना फार्म, अपना घर परिवार चलाया। मुझे इसका फायदा है। आप जो लोग सुन रहे हो, जिनके पास भी 10-10 तालाब है, 2-3 तालाब में बेनामी 10 ग्राम, 12 ग्राम का, 15 ग्राम का पका के लोकल में सैटरडे संडे बेचना चालू करो। आपके फेल्यूर रेट कम होंगे, आप अच्छा करो। अब ये बात हुआ, रोने धोने वाली बात हुई कि भाई तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, लेकिन अब इसका उपाय क्या है? चलो मान के चला कि ये वॉर सिचुएशन चलेगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तो बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं यार ठीक है मनोज भाई, तुमने समस्या की बहुत बात करी, तुमने बहुत बोले, अब करना क्या है? डोमेस्टिक मार्केट को तो 8-10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे डेवलप होने को, अभी किसान क्या करें? तो भाई मेरे, जो मैं कर रहा हूँ वो आप कर सकते हैं। जब बेनामी देश में आया तो मैंने नारा दिया, डू बेनामी द टाइगर वे। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मोनोडाउन का था, ज्यादा एरेटर्स नहीं थे, ज्यादा पॉन्ड्स नहीं थे, बहुत हाई फाई नहीं थे, तो हमने बेनामी ला के बेनामी की तरह करे हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में, उसका भी हमने खामियाजा भोगा, उसका भी हमने परिणाम भोगा। मैं तभी भी बेनामी टाइगर वे किया, मीन्स लो स्टॉकिंग डेंसिटी में 20 पीस 15 पीस 20 पीस 15 पीस, तो बड़ी साइज करता था, 50 ग्राम 40 ग्राम। बड़ी साइज का एक फायदा है, अगर से किलो में कम पीस बैठे तो भाव डबल मिला। फॉर एग्जाम्पल आज
जो पूरे दुनिया में देश में 40 काउंट 50 काउंट का बेनामी बिकता है, जिसका सिर्फ $4 प्राइस है। लेकिन आप मेरे फार्म पे आके देखिए, बेनामी भी मैं 18 काउंट 20 काउंट 25 काउंट का करता था। अभी ब्लैक टाइगर पिछले 2021 से कर रहा हूँ, 10 पीस की स्टॉकिंग कर रहा हूँ, 15 काउंट का माल पकाना हूँ। 30 काउंट का 400 है तो 15 काउंट का 750 रुपये रेट है। एक क्रॉप में 3 क्रॉप का प्रॉफिट। हाँ ठीक है, ये डिसीज के चैलेंजेस आएंगे या लंबा डीओसी होगा, लेकिन आपको तो वो करना ही पड़ेगा, बिकॉज आपका बिजनेस। आप फार्म बंद करके आप रख नहीं सकते। फार्म बंद करना 1 साल, तो वो तो आपको 10 साल पीछे लेके जाएगा। पूरी मशीनरी खराब हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट पूरे रस्टिंग हो जाएंगे, इंजन जहाँ के वहाँ जाम हो जाएंगे, पूरा फार्म खराब हो जाएगा, पूरी मट्टी खराब हो जाएगी। तो आपको तो करना ही है, चाहे वॉर सिचुएशन हो या बीमारी की सिचुएशन हो, ओवर सप्लाई का, आपको तो इसमें काम करना है, आपको इसमें जिंदा रहना। तो ऐसी परिस्थिति में मैं किसान जो सुन रहे हैं, व्हाट द बेस्ट वे टू डू, स्टॉकिंग कम करो, बढ़िया सीड सेलेक्ट करो, बढ़िया सा पॉन्ड प्रिपेयर करो, अच्छे से अच्छा फीड खिलाओ, और झींगे को आप डबल साइज करो। 20 ग्राम का बेच रहे हो तो 30 ग्राम करो, 30 का बेच रहे हो तो 40 ग्राम करो, 40 का कर रहे हो तो 50 ग्राम करो। जो बेनामी कर रहे हो वो बड़े साइज में, प्रीमियम साइज में लेके जाओ उसको। डोंट प्रोड्यूस द रन ऑफ द मिल। सभी 15-20 ग्राम का पका रहे हो, आप मत पकाओ, आप थोड़ा कुछ हट के करो। जैसे कि पूरे गुजरात में लोगों ने मुझे बोला था कि ब्लैक इज ब्यूटीफुल और ब्लैक विल बी बैक। मैंने ये 2011-12 में बोला था। लोग हंसे, बोले यार पूरी दुनिया बेनामी कर रही है, मनोज भाई की उम्र हो गई, शायद दिमाग काम नहीं कर रहा, अभी कहाँ ब्लैक टाइगर आएगा। देखिए आज गुजरात में 100% ब्लैक टाइगर हो गया। और पिछले 2 साल से हर वो किसान जो ब्लैक टाइगर कर रहा है उसने 2 पैसे कमाए। आज आंध्रा के कहीं कोस्टल एरियाज में वापस ब्लैक टाइगर आ रहा है, वेस्ट बंगाल में ब्लैक टाइगर वापस आ रहा है, उड़ीसा में आ रहा है, महाराष्ट्र में आ रहा है। कि तो वही आंसर है। पूरी दुनिया में जहां 60 लाख टन बेनामी पक रहा है, वापस हम बेनामी पका के क्या करेंगे? उसी लाइन में जाके भीड़ में खड़े हो जाएंगे कि भाई लो हमारा झींगा लो, हमारा झींगा लो, हम पे दया करो, हमारा झींगा लो। भाई हमको कुछ हटके करना पड़ेगा। बहुत से लोग मेरे को बोले यार कहाँ मार्केट है यार, अभी तो सब बेनामी का मार्केट है, ब्लैक टाइगर कौन लेगा? लेकिन देखो गुजरात में 6000 टन पका 2021 में, 2022 में 15,000 टन, 23 में 18,000 टन, 24 में 25,000 टन, और अभी 35,000 टन, 26 में तो शायद 50,000 टन पकेगा। पूरे देश में 1.5 लाख टन पकेगा। तो हमारा जो नेटिव स्पीसीज है वो कैच कर रहा है वापस। तो जो किसान ये सोच रहे हैं कि भाई डीजल का भाव बढ़ेगा, उत्पादन खर्च बढ़ेगा, 50 रुपए बढ़ेगा उत्पादन खर्च, तो आप 2-3 काउंट ज्यादा प्रोड्यूस करो। 1 काउंट में आपको प्लस माइनस 10 रुपए मिला है, आप 5 काउंट स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस करो तो आपको 50 रुपए को कंपनसेट हो जाएगा, बायोमास बढ़ेगा, प्राइस ज्यादा मिलेगा। कहीं ना कहीं तो हमको हिम्मत करनी पड़ेगी ना। आज लड़ाई चालू हो गई बोल के हम स्टॉकिंग तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन गलत स्टॉकिंग करके, ज्यादा स्टॉकिंग करके फिर से मुसीबतों को बुलाने से अच्छा है कम पकाओ, अच्छा पकाओ, बड़ा पकाओ और मुनाफा कमाओ। यही मेरा मैसेज है आपको। हर स्थिति में बिगर इज नॉट बेटर। हाँ, कई से लोग बोलेंगे अरे सभी बड़ा पकाएंगे तो मार्केट कहाँ मिलेगा? अरे नहीं भैया, पूरे दुनिया के अंदर सिर्फ 50-60 काउंट का ही माल बिक रहा है, कोई बड़ा नहीं पका रहा है। बड़ा पकाने के लिए बहुत क्वालिटी फार्मर चाहिए, बहुत डिसिप्लिन फार्मर चाहिए, और बहुत कम फार्मर है जो प्रोटोकॉल के अंदर डिसिप्लिन है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो लोग अच्छे से पॉन्ड प्रिपरेशन करो, बढ़िया क्वालिटी के सीड लाओ, लो स्टॉकिंग डेंसिटी करो, 100% बायो सिक्योरिटी का अडॉप्शन लॉ फार्म पे इम्प्लीमेंट करो। बार बार कास्टनेट मारना, बार बार एबीडी ब्लू करना, बार बार पॉन्ड के अंदर उतरना मत करो, धीरज रखो और आप फिर देखो आप बड़े साइज का माल पकाओ, हिम्मत रखो, तो आप इससे ये प्रॉब्लम से भी जूझ सकते हैं। ये तो सिर्फ लड़ाई की हिम्मत है कि हमको इस परिस्थिति का कैसा सामना करना है, लेकिन लंबा प्लान तो डोमेस्टिक मार्केट ही है। जिस देश के अंदर 150 करोड़ लोग हैं, हमने चाइना से भी को भी 20 लाख पीछे छोड़ दिया। आप सोचो क्या नहीं है हमारे देश के अंदर ताकत। जिस देश के अंदर लाखों करोड़ों फोन बिक जाते हैं, आईफोन बिक जाते हैं, सैमसंग के फोन बिक जाते हैं, बुक होने के पहले लाखों, रिलीज होने के पहले लाखों फोन। हमारे देश की ताकत पर भरोसा करो। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है हमारी जनसंख्या। हाँ, मुसीबत भी है, कुछ कई मामलों में मुसीबत भी है, लेकिन कई मामलों में ताकत भी है। पूरा दुनिया हमारे देश के साथ इसलिए काम करना चाहता है कि हमारे देश के अंदर
जनसंख्या की ताकत है। आज चौथे तीसरे नंबर का देश है, इकोनॉमी डेवलप हो रही है, लोगों में अवेयरनेस आ चुका है अच्छे खाने का। बस हमको थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए। जिस चीज़ को डॉक्टर कुरियन ने किया, डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया, डॉक्टर BV राव ने किया, वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन घरेलू बाजार के ऊपर ही आ सकता है। और आखिरी में एक बात बोल रहा हूँ, हमारे देश की सरकार, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, जिन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लाई 1000 करोड़ की, उनका एक ही उद्देश्य है, डबल द प्रोडक्शन, डबल द एक्सपोर्ट्स एंड मार्केट एंड डबल द फार्मर इनकम। अगर से एक्सपोर्ट्स की तकलीफ बढ़ रही है तो मार्केट से मतलब है, चाहे तुम ग्लोबल डेवलप करो या लोकल मार्केट डेवलप करो। किसान की कमाई तभी डबल होगी जब मार्केट डबल होगा, मार्केट बढ़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट को भी बढ़ाओ और लोकल मार्केट को भी बढ़ाओ। मैं लास्ट मैसेज बोल रहा हूँ, if we can develop only 30% of our domestic market, our 70% of the shrimp can be saved, protected towards success and sustainability. So long live shrimp farming। जिन लोगों ने भी आपको, जो आप मुझे सुन रहे हो, मेरा यही मैसेज है कि हम किसान हैं, हर हालत में हमको हिम्मत रखनी चाहिए। परिस्थितियाँ आएगी जाएगी, लेकिन हमको डटे रहना है, क्योंकि तो हम वो है जो नेशनल ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के रक्षक हैं। किसान हैं तो दुनिया है, किसान है तो जान है। इसलिए इंडस्ट्री को एक लास्ट मैसेज, किसान जिंदा रहेगा तो ही आपकी फीड मिल जिंदा रहेगी, आपके हैचरी जिंदा रहेंगे, आपकी दवाइयों की कंपनियां जिंदा रहेंगी, आपके एक्सपोर्ट्स हाउस जिंदा रहेंगे, आपका मार्केट जिंदा रहेगा। किसान खत्म तो सब कुछ खत्म। तो मेरी इंडस्ट्री से अपील है कि हर वो पॉलिसी पे काम करो, हर वो मोटिव पे काम करो जिसको किसान को आगे, फार्मर फर्स्ट पॉलिसी पे काम करो, and hope we can win back our situation. Long live shrimp farming. God bless you all.